एनी फ्रैंक 15 साल की एक लड़की जिसने दुनिया को युद्ध का सबसे दर्दनाक सच दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के अनुसार आज दुनिया में सशस्त्र संघर्ष पिछले 15 वर्षों की तुलना में दोगुने हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया आज सबसे अधिक संघर्षग्रस्त दौरों से गुजर रही है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, अमेरिका, ईरान, भारत खुद भी भुक्तभोगी है। युद्ध की खबरें हम बड़े शौक से देखते हैं, मिसाइलों पर, टैंकों पर, टेक्नोलॉजी पर चर्चा करते हैं, लेकिन युद्ध की कीमत सबसे ज्यादा वो लोग चुकाते हैं जिनका लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं होता है। एनी फ्रैंक सिर्फ 12 साल की लड़की और उसकी डायरी आज भी पूरी दुनिया को रुला देती है। 11 साल तक जो बच्ची अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बच्ची समझ रही थी, उसके पास माँ बाप का प्यार था, सफल व्यवसायी पिता थे, बहन थी, दोस्त थे, स्कूल थे, खेलकूद था, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, शरारतें थी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन 1933 से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। हिटलर जर्मनी में सत्ता में आ जाता है। यहूदियों के खिलाफ नफरत का दौर शुरू होता है। यहूदियों से पहले नौकरी ली जाती है, संपत्ति ली जाती है, उनकी जमीनें, उनका हक, उनके रोजगार सब छीने जाते हैं और अंत में छीना जाता है जीने का अधिकार भी। ऑटो फ्रैंक बड़े आदमी थे, वह भागकर नीदरलैंड चले जाते हैं, वहां फिर से अपना बिजनेस सेटल करते हैं। लेकिन 1940 में नाजी सेना नीदरलैंड पर भी कब्जा कर लेती है। अब ऑटो फ्रैंक के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, क्योंकि यहूदियों की हत्याएं शुरू हो चुकी थी। अब उन्हें किसी तरह से अपने करीबियों और अपने बच्चों को बचाना था। वह अपनी फैक्ट्री के एक गुप्त हिस्से में शरण ले लेते हैं। सीक्रेट एनेक्स गुप्त हिस्सा था, किसी की नजर में नहीं था, टॉप फ्लोर पर था। 2 साल तक यही उनका संसार था। वो लोग पूरे दिन खामोशी से रहते थे, हिलते डुलते तक नहीं थे, खिड़की तक नहीं खोल सकते थे। बाहर की दुनिया से पूरी तरह वो कट चुके थे। धीरे धीरे 1 साल बीतते हैं। बच्ची का 13वां जन्मदिन जब आता है तो पिता उसे खिलौना नहीं देता, क्योंकि खिलौना आवाज कर सकता था और आखिरकार वह बच्ची थी। तो वो अपनी बेटी को एक डायरी तोहफे में देते हैं। वैसे तो वो मौका ही नहीं था कि कोई फंक्शन मनाया जाए, लेकिन अपनी बच्ची का दिल रखने के लिए उसे एक डायरी तोहफे में देते हैं। और यहीं से डायरी लिखने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन यह प्रक्रिया पूरी कभी नहीं हो पाती, क्योंकि नाजी सेनाएं आती हैं तो यह प्रक्रिया वहीं पर रुक जाती है। पर वही डायरी आज युद्ध भोगने वालों का प्रतीक है, उनके दर्द को बयान करने का सिंबल है। उस बच्ची ने उस डायरी का नाम रखा किटी। वह अपने डर को उस डायरी में लिखती थी, अपने सवाल उस डायरी में लिखती थी। जिस दुनिया का सपना देखती थी, वह दुनिया उसके बारे में, जहां इंसान ही इंसान हो, उसके बारे में भी उस डायरी में वह लिखा करती थी। 4 अगस्त 1944 को कोई मुखबिरी कर देता है, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहीं पर वो डायरी खत्म हो जाती है। लेकिन असली दर्द तो इसके बाद शुरू होता है। एनी, उसकी बहन मार्गोट, उसका प्रेमी और उसके दोस्त, उसके परिवार और रिश्तेदार जो भी उनके साथ थे, वह सभी आत्मा शिविर भेजे जाते हैं। उनके पास यह भी खबर आ जाती है कि उनके पिता मारे जा चुके हैं। भूख, बीमारी, ठंड और हर दिन मौत का इंतजार। मार्गोट और माँ को मौका मिलता है कि एक फैक्ट्री में काम करने का, हथियार फैक्ट्री में काम करने का, जिससे उन्हें खाना पीना मिलता और वो बच भी सकती थी। लेकिन उन्होंने अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए यह मौका गंवा दिया और एनी के साथ रहना ही मंजूर किया। अब एनी ने सबको बारी बारी से मरते देखा। अपने दोस्त को, प्रेमी को, बहन को, माँ को, सबको उसने मरते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने मरते देखा। और जब ये लोग मर रहे थे तो एनी की सिचुएशन क्या थी? वह बदबूदार कपड़ों में थी, फटे कपड़ों में थी, भूखी थी, प्यासी थी, बीमार थी, धूल मिट्टी में सनी हुई थी, गंदगी में रह रही थी। यह सब चीजें देखते हुए भी उसने एक होप को बना रखा था, जिंदा रहने का होप। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पिता भी मर चुके हैं तो यह होप भी खत्म हो चुकी। वह किसके लिए जीती? भूखी, प्यासी, बीमार किसके लिए जीती? सारी होप खत्म हो चुकी थी। उसके पास तो रहने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए साफ जगह तक नहीं थी। खाना पीना, कपड़ा तो बहुत दूर की बात है। धीरे धीरे वह बीमारी से ग्रस्त हो जाती है, महामारी का शिकार हो जाती है और उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि ऐसी नर्क जैसी जिंदगी में होप भी इंसान को कब तक जिंदा रख सकती। एनी के मरने के बाद युद्ध खत्म हो जाता है। हिटलर की सेनाएं हार जाती हैं, भाग जाती हैं। ऑटो फ्रैंक, एनी के पिता, जीवित वापस लौट आते हैं। वह अपने घर लौटते हैं, फैक्ट्री लौटते हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है। उनके कर्मचारी, उनकी पत्नी, उनके दोस्त, उनके बच्चे, सब कुछ खत्म हो चुका है। वह उदास बैठे ही थे, तभी उनकी पूर्व कर्मचारी मीप गीस उनके पास आती है और उनको एक डायरी देती है, वही डायरी जो जर्मन सैनिक फेंक गए थे। ऑटो फ्रैंक उसे पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। पहली बार उन्होंने अपनी बेटी को डायरी के जरिए जाना था।
उन्होंने तय किया कि यह डायरी पूरी दुनिया के सामने वो रखेंगे। उन्होंने पहली बार जाना कि उनकी बेटी लिखती भी थी, सोचती भी थी, बोलती भी थी और सपने भी देखती थी। उन्होंने उस डायरी को पूरी मानवता की आवाज बनाने का निर्णय लिया। 1947 में यह प्रकाशित हुई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेमस हो गई। कई मूवीज भी बनी, मूवीज ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता। आज यह युद्ध पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में गिनी जाती है। लेकिन यह कहानी अधूरी है, आज भी अधूरी है, क्योंकि एनी की डायरी हम पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, किताबें लिखते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं और लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन सच यही है कि कोई भी उस कहानी को बयान कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह डायरी वहीं खत्म हो जाती है जहां से सबसे ज्यादा दर्दनाक सफर की शुरुआत होती है। एनी की जिंदगी के सबसे बदसूरत हिस्से की जहां से शुरुआत होती है, वहां पर वो डायरी खत्म हो जाती है, वहीं से खत्म हो जाती है। एनी ने क्या क्या सहा, अपनी बहन की मौत को कैसे देखा, अपने प्रेमी की मौत को कैसे देखा, अपने माँ की मौत को कैसे देखा, दोस्तों की मौत को कैसे देखा, खुद कैसे भूखी प्यासी और बीमार रही और धीरे धीरे वह भी मौत की नींद सो गई, यह सब कभी उस डायरी में लिखा ही नहीं जा सकता। शायद भगवान भी यही चाहता था कि यह डायरी पूरी ना हो, क्योंकि यह डायरी अगर पूरी हो जाती तो खुद एनी के पिता वह सब पढ़ नहीं पाते, बर्दाश्त न कर। याद रखिएगा, युद्ध में मरने वालों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती। एनी यहूदी थी, गाजा में मरने वाला बच्चा मुसलमान हो सकता है, यूक्रेन में मरने वाला ईसाई हो सकता है, भारत में शहीद होने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो सकते हैं, लेकिन दर्द सबका एक जैसा होता है। आंसुओं का कोई धर्म नहीं, लाशों की कोई जाति नहीं, बचपन किसी का दुश्मन नहीं। सीमाओं की रक्षा होनी चाहिए, युद्ध कभी कभी जरूरी हो जाता है, लेकिन मानवता को नहीं मरने देना चाहिए। स्टॉप वॉर, सेव ह्यूमैनिटी। युद्ध में एक पक्ष हमेशा हारता है और उस पक्ष का नाम है इंसानियत।